क्यों नो एनआरसी मूवमेंट आवाज उठाता है, नो एनपीआर, नो सीए, नो एनआरसी। इस तिकड़ी के आने से पहले भी देश के पहिए घूम रहे थे। जीवन का रथ उनके बगैर भी चल रहा था। लोग जीवन के दर्द को कम करने के तरीकों की तलाश कर रहे थे। इस समय ये तीकड़ी घुटनों पर एक जहर उबाल की तरह आई, जो हमारे लिए नौकरी, शिक्षा, भोजन, दवा कुछ भी पाने के लिए किसी भी काम की नहीं होगी। इसके विपरीत नागरिकता के प्रमाण का बोझ हमारी कंधों पर पड़ गया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। देशवासियों ने नागरिकता कानून में संशोधन की मांग नहीं की, लेकिन 1985, 86, 2003, 2019 के इस कानून में एक के बाद एक संशोधन हम पर थोपे गए। 1955 की नागरिकता अधिनियम में क्या कहा गया था और वे हमारे सामने क्या संशोधन लाए थे, इसे क्यों लाए और इसका परिणाम क्या होगा? संक्षेप में, वे सभी जो 19 जुलाई 1948 से पहले इस खंडित भारत के निवासी थे, उन्हें नागरिक माना गया। जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित ब्रिटिश भारत में रहते थे, वे भी इस खंडित भारत के नागरिक माने जाएंगे। खंडित भारत के सीमाओं में जो बच्चे जन्म लेंगे, वो भी यहाँ के नागरिकता का स्वीकृति पाएंगे। जिन्होंने देश विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए, वे आपस आने पर या पाकिस्तान से कोई यहाँ आकर 6 महीने देख लेने के बाद यदि वह यहाँ रह जाना चाहे तो यहाँ के नागरिक मान्य होंगे। यही हमारी नागरिकता के बारे में कही गई बातें थी। संविधान और कानून की भाषा कभी इतनी सरल नहीं रही है। यहाँ भी मूल अंतर्वस्तु यही था। देश विभाजन से लाखों पीड़ितों ने अपने घरों को छोड़कर आने पर भी शरणार्थी शब्द सबके जुबान पर घूमते हुए भी कभी संविधान या कानून या किसी आधिकारिक दस्तावेज में नहीं लिखा गया। हालांकि वे पहले से सोचकर एक स्पष्ट और सरल समाधान के साथ नहीं आ सकते थे कि देश कितने प्रकार के जानवरों में गिर सकता है और 50-100 साल बाद भी लोगों को किन समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने खुद अपना डंका बजाने में पारदर्शिता दिखलाया था। अंग्रेजों के देखरेख में उनके कानूनों को उनके नियंत्रण में संविधान के गठनों में डाला गया और सत्ता के भूखों लोगों ने देश को विभाजित करने पर भी इतना कुछ पाना भी कम नहीं था। विभिन्न स्रोतों को देखते हुए ये पाया जा सकता है कि कुछ लोगों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन इस समस्या का कोई सरल समाधान नहीं किया जा सका। नतीजतन नागरिकता के सवाल पर अन्य सभी मुद्दों की तरह आज के तत्कालीन शासकों के हिंसक उत्तराधिकारियों ने अपने दांतों और नाखूनों को खींचकर लोगों के खून की आखिरी बूंद को चूसना शुरू कर दिया है। असम में कुछ लोगों ने महसूस किया कि विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगालियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन वे चुप रहे कि यदि अविभाजित बंगाल के हिस्सों को असम ले जाया गया तो बंगालियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए। उन्होंने बंगाली आदिवासियों के निष्कासन के लिए आंदोलन शुरू किया। कुछ लालची व्यापारियों ने उन्हें उकसाना और उन्हें पैसे मुहैया कराना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में 10,000 लोग मारे गए थे। सरकार ने उनकी अनुचित मांगों से समझौता किया और 1985 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया। इसके बाद 1986 में फिर से संशोधन करके जन्म सिद्ध नागरिकता के अधिकार को कम कर पिता या माता भारत के नागरिक होने पर ही उनके संतान को इस देश के नागरिक होने का अधिकार देने का कानून बनाया गया। 2003 में नागरिकता अधिनियम में कई समस्याएं पैदा करने के लिए संशोधन किया गया था। 1955 के संविधान और नागरिकता अधिनियम के अनुसार देश में रहने वाले लाखों विस्थापितों को अवैध अप्रवासी घोषित किया गया था। जन्म सिद्ध नागरिकता के अधिकार को और संकोचन करके बच्चों को
भारत के नागरिक तभी माना जाएगा जबकि माता या पिता कोई एक देश के नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। उसी समय पूरे भारत में एनपीआर और एनआरसी का कानून का रूल बनाने का समय उल्लेख किया गया था। इसके बाद 2016 में विभिन्न तरीकों अपनाकर 2019 में कानून में फिर से संशोधन किया गया। इस बार धर्म का मुद्दा भी कानून के दायरे में आया। कानून में 6 धर्मों का उल्लेख है और इसमें मुस्लिम धर्म का उल्लेख नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप यह कानूनी रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के बजाय हिंदू राष्ट्र के गठन की ओर बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह 1955 की नागरिकता कानून बदल दी गई और सभी भारतीयों की नागरिकता को प्रश्न में बदल दिया गया। हालांकि उन्होंने अभी तक 2019 के संशोधन को लागू करने के लिए कोई रूल तक नहीं बनाकर अनेक विषयों में लोगों को अंधेरे में डाल रखा है। वे एनपीआर से प्राप्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध नागरिकों को और मतदाताओं की सूची भी संकलित करेंगे। जिन लोगों के नाम संदिग्ध की इस सूची में दिखाई देंगे उनके अधिकारों को एक एक करके छीन लिया जा सकता है। जीवन भयानक हो जाना सिर्फ रत्ती भर समय का इंतजार होगा। एनपीआर के पीछे पीछे आएगा एनआरसी, जो अरबों लोगों की नागरिकता को छीन लेने का बंदोबस्त करेगा। एनआरसी देशवासियों का भोजन, आवास, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा ये किसी काम का नहीं होगा। हालांकि इस विशाल अवैज्ञानिक गतिविधि का खर्च देश के लोगों की गाढ़ी कमाई से वहन किया जाएगा। 135 करोड़ लोगों को इस काम के लिए काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और आम लोगों को ही अपने मेहनत की कमाई खर्च करनी होगी। सभी काम छोड़कर लाइन में खड़े रहना होगा। उस पंक्ति में कितने लोग हमेशा के लिए सांसारिक पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। सीए 2019 के रूल में कोई भी मानदंड निर्धारित किए क्यों ना जाए, देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे और नौकरशाही जटिलताओं के कारण अंतिम उत्पीड़न के बाद भी अरबों लोगों के नाम सूची से बाहर रहेंगे। जो लोग इस सूची में नहीं दिखाई देंगे, इस सूची में शामिल नहीं होने वालों को प्रत्येक वस्तु की खरीद के समय सरकार को टैक्स का भुगतान करने पर भी वे धीरे धीरे किसी भी नागरिक सुविधा का दावा नहीं कर पाएंगे। किसी भी अन्याय के खिलाफ कानूनी निवारण नहीं मिलेगा। जिनके नाम एनआरसी में दर्ज होगा उनके नाम भी भविष्य में इनकार करने का अवसर एवं संभावना रहेगा। एनआरसी छूट लोगों को एक डिटेंशन सेंटर नामक भयावह कैंप में भेजने की संभावना हमेशा रहेगी। यह सामान्य है कि उनकी नौकरियां, व्यवसाय और संसाधन सुरक्षित नहीं रहेगा। वे पुलिस की बर्बरता के शिकार होंगे। उनमें से एक बड़ा हिस्सा सस्ते श्रमिक बन जाएगा और इससे अवशेष श्रमिकों की मजदूरी प्रभावित होगी। एनआरसी की छूट वाले ये महिलाएं आसानी से यौन वासना का शिकार हो जाएंगी। उनके बेटे और बेटियों को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी। इन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी देशहीन, नागरिकताहीन होकर दुनिया के अवांछित लोग बन जाएंगे। इनका हालत कहां आकर खड़ा होगा, रोहिंग्याओं को देखने के बाद ये किसी के लिए भी अज्ञात नहीं है। एनपीआर में डिजिटल रूप से संग्रहित की जाने वाली जानकारी आसानी से अन्य देशों में स्थानांतरित की जाएगी। भविष्य में इस एनपीआर की जानकारी के उपयोग इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले पहचान पत्र बनाने के लिए किया जाएगा, जिनके माध्यम से पूरे देशवासियों को खूंखार अपराधी जैसे सिर्फ भारत राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के शासकों, शोषकों की निगरानी में हमेशा रहना पड़ेगा। क्या कोई नया सीए इस समस्या का समाधान करेगा? नया सीए क्यों? हम 1955 के संविधान और नागरिकता अधिनियम को साथ लेकर ही तो जीवित रहे। नागरिकता के मुद्दे में किसी को कभी भी कोई भी समस्या झेलना नहीं पड़ा। समस्या का जन्म तो हो रहा है इन संशोधनों के लिए ही। वास्तव में समस्याएं पैदा करने के लिए ही संशोधन लाए गए हैं। इसलिए नहर को काटकर मगरमच्छ को लाना समझदारी नहीं है।
यदि सीए 2019 लागू हो जाता है तो क्या सभी मतुआ और शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी? भाजपा ने जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो है बिना किसी हिचकिचाहट से उसी झूठ को दोहराते रहना। इस कानून में ऐसा कोई शब्द या कार्यवाही नहीं है। शरणार्थी शब्द का उल्लेख तक कोई संविधान या कानून में नहीं है। भाजपा अपने कुछ एजेंटों के माध्यम से कुछ मतुआओं को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि वे देश के नागरिक नहीं हैं। ये एक साजिश है। ये साबित करने का कोई सवाल ही नहीं होगा अगर वे इसे खुद स्वीकार करते हैं कि वे नागरिक नहीं हैं। इसलिए यह उन्हें स्वीकार करवाने के लिए एक चतुर चाल है। इसके विपरीत यदि सरकार चाहे तो 1955 के कानून के माध्यम से आज भी किसी भी व्यक्ति के नागरिकता के बारे में संदेह को समाप्त करने के लिए वह ये लिख सकती है कि वह भारत का नागरिक है। नतीजतन मगरमच्छ आंसू जो वे मतुओं के लिए बहा रहे हैं वो सिर्फ वोटों का खेल के अलावे और कुछ नहीं है। तो उन पर पुलिस का जुल्म कैसे रुकेगा? जब तक पुलिस रहेगी कमजोरों पर जुल्म होगा। खल के धोखे में कमी नहीं होती। यही कारण है कि हम एनपीआर, एनआरसी और सीए को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। हम नो एनआरसी मूवमेंट शुरू से ही कहते रहे हैं कि सभी भारतीयों के पूर्वज अविभाजित भारत के मूल निवासी थे और वे इस देश के सभी सामान्य नागरिक हैं। इसलिए भाजपा के झूठे प्रचार से विचलित हुए बिना हमें एनपीआर, सीए, एनआरसी विरोधी आंदोलन तेज कर आगे ले जाने की आवश्यकता है।